विजयानंद जी, विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित सुभानी जी, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस भवन निर्माण निगम के सभी यहाँ अधिकारी एवं कर्मीगण, अभियंतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सचिव, मैं सबसे पहले पुलिस भवन निर्माण निगम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अनेक भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया। कुल 75 पुलिस भवन, अमित सुभानी जी, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस भवन निर्माण निगम के सभी यहाँ अधिकारी एवं कर्मीगण, अभियंतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सचिव, मैं सबसे पहले पुलिस भवन निर्माण निगम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अनेक भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया। कुल 75 पुलिस भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया और उसका उद्घाटन कराया गया। इसी तरह से 50 अन्य पुलिस भवनों का शिलान्यास का भी कार्य संपन्न किया गया है। दोनों को मिलाकर 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आएगी। तो इसके लिए मैं पुलिस भवन निर्माण निगम को बधाई देता हूँ। सबको मालूम है और इसकी चर्चा की गई कि पुलिस भवन निर्माण निगम को बंद कर देने का निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन उस निर्णय को वापस लेते हुए पुलिस भवन निर्माण निगम को पुनर्जीवित किया गया और उन्हें अनेक कार्य आवंटित किए गए। सफलतापूर्वक निगम ने पुलिस भवनों का निर्माण किया। आज जो कई नए पुलिस भवन बने हैं उसकी एक तस्वीर यहाँ दिखाई गई। अब पहले का जो पुलिस का थाना है और अब का थाना है, दोनों में कोई तुलना ही नहीं। कभी कभी राह चलते मैं सब चीज़ों को जानता हूँ, उसके बावजूद भी कभी कभी सड़क पर अचानक कोई बिल्डिंग दिखाई पड़ती है तो मुझको लगता है कि ये किस चीज़ का बिल्डिंग, ये शहर से निकल रहे हैं और उसके आउटस्कर्ट्स पर ये कौन सा बिल्डिंग है, इसने बना लिया। तो अचानक नजर पड़ती है ये तो पुलिस थाना का। तो एक नया थाना भवनों के बारे में उभरा और स्वाभाविक है कि इसकी प्रशंसा होगी जब लोग स्वयं देखेंगे। पुलिस थाना भवनों की स्थिति खराब थी, तो एक निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श पुलिस थाना का निर्माण किया जाएगा और उसके लिए कौन से पुलिस थाने भवन का निर्माण किया जाएगा, इसका चयन वहां के पुलिस अधीक्षक करेंगे और अनेक जिलों में ये काम पूरा हो। नीलमणि जी यहाँ पर बैठे हो, मुझको याद है अक्सर में संभवतः
इसी तरह के आदर्श पुलिस थाना भवन का उद्घाटन उन्होंने मुझसे कराया, मैं वहाँ गया। अब थाना भवन नए प्रकार के बन रहे हैं। गांधी मैदान पुलिस थाना की क्या स्थिति थी लोग देखते थे। गांधी मैदान के पूर्वी छोर की तरफ जब जाते थे, और आज उसकी तस्वीर बदल गई। बहुमंजिली भवन है, उसका भी उद्घाटन करने का मौका मुझको मिला, और शायद किसी थाने में लिफ्ट नहीं हो, और वो बिहार में ही किसी एक थाने में पहली बार लिफ्ट लगा। थाना में लिफ्ट बहुमंजिली इमारत है, उसमें कई मंजिल हैं, ऊपर के मंजिलों पर जाने के लिए लिफ्ट का प्रबंध किया। तो इस तरह से अब थाना भवनों के बारे में जो एक दृष्टिकोण था वो बदला, और ये भवनों के निर्माण से परिलक्षित हो। तो मुझे खुशी है, इस प्रकार से अनेक भवनों का निर्माण हुआ। मैंने पहले भी सुझाव दिया है, उसको मैंने मंच पर भी बुलाकर दिया, और उसको मैं सार्वजनिक रूप से करना चाहता हूँ। वो ये है कि जितने भवन हमारे पुलिस के बन रहे हैं उनकी चहारदीवारी होनी चाहिए, बाउंड्री वाल होना चाहिए, और फिर जो चाहे मोटरसाइकिल हो या अन्य वाहन उनको पार्क किया जाता है, उनके पार्क करने की जगह निर्धारित करनी चाहिए। तो दो चीज इसमें जरूरी है। आगे जितने बिल्डिंग बने उसमें बाउंड्री वाल के साथ उसको मंजूरी दी जाए, और जो पहले के बन गए हैं उसमें इसका ध्यान रखा जाए, और चरणबद्ध ढंग से ये काम पूरा कर लिया जाए। तो शायद ये भवन और बेहतर लगने लगेगी, और उसको एक पूरे थाना को इस बात का एहसास होगा कि उसकी एक अपनी, उसका एक अपना कैंपस है, उसका एक अपना खाता ये होना चाहिए, और उसमें सफाई आदि में भी सहूलियत का लोगों को होगी। उसके बाहर की जगह है, अगर किसी को दिलचस्पी होगी तो फूल पत्ती भी रखेगा। वही थाने का रूप ऐसा होना चाहिए। दृष्टिकोण से हमारा ये सुझाव है। मैं समझता हूँ आगे उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसका हम ध्यान रखेंगे। एक बार पहले भी कहा, इसकी चर्चा की, और अब पुलिस भवन निर्माण निगम बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ा पुलिस एकेडमी भवन जो राजगीर में बन रहा है, और काफी बड़ा एरिया है, और उस पुलिस एकेडमी के निर्माण का कार्य तेज गति से हो, समय पर पूरा हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और हर जगह अब जो भवन बनाए जा रहे हैं इस बात का ख्याल किया जा रहा है कि वे ग्रीन बिल्डिंग हो, और सारे भवन भूकंप रोधी बने। इस बात का और ख्याल रखना है कि आपदा की स्थिति में पहला रिस्पॉन्डर कौन होता है? वो पुलिस के लोग होते हैं। तो वैसी स्थिति में उनके जो भवन है उन्हें तो निश्चित रूप से भूकंप रोधी होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, और जितने बड़े भवन हैं वो ग्रीन बिल्डिंग होंगे, और हर भवन भूकंप रोधी होगा। बहुमंजिली इमारतें हैं, इस बात का ध्यान रखा जा रहा, मुझे खुशी है। और अब पुलिस भवन निर्माण निगम मुनाफा कमाने लगा। अब राज्य सरकार को ये अपना लौटा रहे हैं, जो इनको इस निगम को बनाने में राज्य सरकार ने पूंजी लगाई, तो अब ये पे बैक कर रहे हैं, वापिस लौटा रहे हैं धीरे धीरे, और उससे जो इनका मुनाफा अर्जित होता है, ये मुख्यमंत्री राहत कोष में भी डोनेशन दे रहे हैं। तो अब एक तरह से यह भी भवन निर्माण निगम अब एक जीवंत संगठन बन गया है, और अनुकरणीय है। अगर अच्छे प्रैक्टिस अपनाए जाए तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के निगमों को, इंजीनियरिंग निगमों को घाटे में जाने का सवाल ही पैदा नहीं। और अब तो जो इन्होंने मुझे बताया है कि अब अपने मुनाफे के से ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वहन कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और अब
दूसरे निगमों के लिए ये उनके डिजाइन आदि का अप्रूवल कर रहे हैं, एस्टिमेट आदि का ये वेटिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। अब इनका जिसको कहिए कि तकनीकी ज्ञान इनका इतना बढ़ गया, उसमें इतना सक्षम हो गए, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इसी तरह से आपकी तरक्की होती रहे। बहुत सारे पुलिस थाने अभी भी हैं जो अपने भवन में नहीं चलते। सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए इसकी समीक्षा की जाती है नियमित तौर पर कि सारे थानों को अपना भवन मिल जाए और सबके भवन का निर्माण हो जाए। इस पर निरंतर उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग होती है। कई जगहों पर जो बैरक्स हैं पुलिस के रहने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर करना है और अब और तेजी से आपको काम करना पड़ेगा। आमिर सुबहानी जी तो निश्चित रूप से प्रस्ताव जल्दी से जल्दी भेज करके मंजूरी लेंगे और लेते रहेंगे त्वरित गति से। अब बैरक्स को बेहतर बनाना और ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब महिलाओं के लिए पुलिस कांस्टेबलरी में और सब इंस्पेक्टर के लेवल पर 35% आरक्षण का निर्णय किया जा चुका है और अब आगे जो नियुक्तियां होने वाली हैं उसमें ये लागू भी होने जा रहा है। और जो हम लोगों का राष्ट्रीय अनुपात का लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों की आबादी पर 125 पुलिसकर्मी हों, इस मानक को अपनाने के कारण हम लोगों के यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस बल में नियुक्तियां हो रही है, सिपाही के पद पर और साथ साथ सब इंस्पेक्टर के पद पर और आगे के अधिकारियों के पद पर भी नियुक्तियां हो रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में प्रति वर्ष चरणबद्ध ढंग से अब नई बहाली हो रही है और जो पुराने लोग रिटायर करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो जो वैकेंसी होती है उन रिक्तियों के विरुद्ध भी अब नियमित रूप से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो वैसी स्थिति में 35% महिलाएं आएंगी तो फिर ये जो पुराना डर रहा है कि किसी प्रकार से काम चल जाता है, तो वो नहीं चल सकता। महिलाओं के लिए पृथक इंतजाम करना होगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए अब पुलिस बैरक के निर्माण होने चाहिए और जो महिला पुलिसकर्मी आएंगी उनके हिसाब से भी उसका निर्माण होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर बेहतर कार्रवाई की जा रही है, तो काम की कोई कमी नहीं और ये काम इसेंशियल श्रेणी में आता है, अनिवार्य श्रेणी में। इसलिए धनराशि का प्रबंध होगा। पहले की तुलना में तो खैर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। पिछले 6-7 वर्षों में 8 वर्षों में जो कुछ भी किया गया उसकी तुलना पहले के समय से नहीं की जा सकती है। लेकिन आगे भी बढ़ती हुई ज़रूरतें उसके मद्देनजर और भी धनराशि का प्रबंध किया जाता रहेगा। इसलिए आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। आपको हर हालत में जो आज की क्षमता है उससे भी ज़्यादा बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर जो मुश्किल इलाके हैं जहाँ पर बहुत तेजी से निर्माण करना, कभी कभी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करना। हम तो चाहते हैं कि पुलिस भवन निर्माण निगम में ऐसी इकाई विकसित हो जाए। मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह के वैसे कठिन इलाकों में जहाँ तत्काल हमें जाकर पुलिस चौकी स्थापित करनी है या पुलिस बलों को रहना है, तो उस स्थिति में वहाँ पर का निर्माण कार्य तेजी से हो और तत्काल उनके रहने का प्रबंध हो। इसके लिए जो आजकल प्रीफैब्रिकेटेड मटेरियल उपलब्ध है उसका डिजाइन और हर जगह की स्थिति के अनुकूल क्या करना है उसके हिसाब से क्षमता का निर्माण होना चाहिए पुलिस भवन निर्माण निगम में। और चूंकि अब इनके जिम्मे नए जितने निर्माण कार्य हैं वो तो दिए ही जा चुके हैं, जो पुराने पुलिस थाने हैं और पुलिस भवन उन सबके रख रखाव की भी जिम्मेवारी है पुलिस भवन निर्माण निगम को दी गई। तो वैसी स्थिति में जो नई चुनौतियां हैं और नए तरह के जो कार्य ऑपरेशन के दृष्टिकोण से जो काम जरूरी है अभियान के दृष्टिकोण से, उन कार्यों को करने की सक्षमता जरूर हासिल की जानी चाहिए। और इसके लिए भी अगर
आपको अपने मुनाफे से वो नहीं हो सकता है, तो ऐसे कार्यों के लिए सरकार इस क्षमता संवर्धन के लिए और भी सहायता देना चाहेगी, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस तरह की क्षमता पुलिस भवन निर्माण निगम को लगना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि ये पुलिस थानों से संबंधित है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सिविल वर्क, लेकिन ये अच्छी बात है कि पुलिस अधिकारी ही इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष होते हैं। तो पुलिस अधिकारियों को भी इस तरह के काम, यानी जो सिविल काम है, उसका भी एक अनुभव होता है। समय समय पर जो पुलिस अधिकारी हैं उसमें जाते हैं, और पुलिस अधिकारी होने का एक लाभ भी होता है, आपका काम जरा कम बाधित होता होगा। आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो काम भी ठीक से करेंगे। और मुझे तो लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट का काम पुलिस का ही कर रहे हैं तो समाज में उनका रुतबा तो ऐसे ही बढ़ जाता है। कोई आदमी को कोई कष्ट होगा तो कहेगा कि अरे भाई ठेकेदारी करते हैं वहाँ, जरा इनको कहो, इस सबसे इनका परिचय। तो पुलिस के साथ जो संपर्क है तो उन लोगों को भी काम करने में और आपका काम समय पर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर मैं समझता हूँ कि आपका काम निरंतर चलता रहे, निर्बाध गति से चलता रहे। और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी तो कठिन होती ही, लेकिन उस कठिन ड्यूटी से जो आराम करने का समय मिलता है वो ठीक ढंग से आराम कर सके, ये होना चाहिए। वो भी एक इंसान है और उसके लिए भी आराम की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, शारीरिक वो जरूरत है, जो होना चाहिए। और वो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, और ये अनिवार्य सुविधा, यह कोई सुविधा नहीं बल्कि ये अनिवार्य तौर पर उन्हें इस तरह की सहूलियत होनी चाहिए। आज इसके साथ मुझे खुशी है कि एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, और ये जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, जो एक केंद्रीय कानून है, उसके अंतर्गत जो मामले उन धाराओं में दर्ज होते हैं, वैसे मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हो पाए। पीड़ित व्यक्ति जो कॉमन सर्विस सेंटर है, बसराज केंद्र है, उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है और पीड़ित को क्या क्या सहायता मिलनी है, इसके बारे में इससे पूरी जानकारी उनको मिलेगी। कहाँ उन्हें शिकायत करनी है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर वो शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे। ये बहुत बड़ी सहूलियत है, और इसके माध्यम से जितने इस काम में जुड़े हुए, चाहे पुलिस पदाधिकारी हों या अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के पदाधिकारी हों या फील्ड ऑफिसर्स हों, डीएम हों, एसपी हों, जिला कल्याण पदाधिकारी हों, सबके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसका ब्यौरा इसमें अपलोड किया जाएगा। तो इसके चलते एक विस्तृत रूप में सारी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो जो अनुश्रवण का कार्य है, मॉनिटरिंग का कार्य है, उस अत्याचार निवारण के लिए वह काम कर सकेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि जो इसके लिए मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी कमेटी गठित है, अनुश्रवण समिति गठित है, जिलों में अनुश्रवण समिति गठित की गई है, तो उसमें जो मामले आते हैं और इन सारे चीज़ों की समीक्षा की जाती है, तो उसकी भी अद्यतन स्थिति की जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से मिल सकती है। यानी जो अत्याचार का कोई शिकार व्यक्ति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, वो न सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में और ऐसी परिस्थिति में इस अत्याचार के निवारण के लिए क्या क्या उपाय सरकार ने तय किए उनके बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि उनके मामले में क्या किया गया है और क्या हो रहा है, यह भी उनको जानकारी मिल सकती है। और किनको मुआवजा मिला नहीं मिला, किनके मुकदमे का स्टेटस क्या हो गया, इन सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे इस पर जब अपलोड हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा। एक वेबसाइट है, लेकिन इसका लाभ लोग उठा पाएंगे। और एक बार जब वेबसाइट लॉन्च होता है तो इसको पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है, तो वैसी स्थिति में दूसरे लोग भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा करने वाला
ऐसा करके बिहार ने एक पहलकदमी की है और मैं इसके लिए पुलिस विभाग के CID विभाग के अंतर्गत जो कमजोर वर्ग का विभाग है उसको मैं बधाई देता हूँ। और इस तरह का कार्य वेबसाइट लॉन्च हो गया तो सारी सूचनाएं इस पर अपलोड होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि वेबसाइट तो लॉन्च हो गया लेकिन सूचनाएं अपलोड करना ऑप्शनल रहे, तो फिर वेबसाइट का मतलब नहीं। ये कंपलसरी होना चाहिए। जो स्टेप उठाया गया उसको अपलोड करना ही, या उनके ड्यूटी में हो तो DGP के स्तर से इस संबंध में निश्चित रूप से और गृह सचिव के स्तर से संबद्ध लोगों को और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संबद्ध लोगों को इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश भेज दिया जाना चाहिए कि इस पर उन्हें अपलोड करना, ताकि सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। और इससे मैं समझता हूँ कि अत्याचार के मामले घटेंगे और अत्याचार के पीड़ितों को, अत्याचार के शिकार लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो आज इस अवसर पर यह भी कार्य हो रहा, तो इसके लिए मैं अरविंद पांडे जी को भी विशेष तौर पर इस काम में पूरी दिलचस्पी लेकर और मैं देखता हूँ मेरे स्तर पर जो अनुश्रवण समिति की बैठक अमूमन 3 महीने पर जो होती है तो उसमें भी सारे मामलों में पूरी दिलचस्पी के साथ इस काम को देखते हैं। तो इन दोनों कार्यों के लिए मैं पुलिस मुख्यालय को, पुलिस महानिदेशक को और गृह सचिव को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन पुलिस के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं एक ही काम आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि भाई सूखा बिहार में पड़ गया, ड्राउट। 33 जिलों को हम लोगों ने ड्राउट अफेक्टेड घोषित किया। बाकी के 5 जिले बच गए हैं, उनकी भी निरंतर समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर जहां जिस जिले को ड्राउट अफेक्टेड घोषित करना पड़ेगा हम करेंगे। अब ये हथिया नक्षत्र चल रहा, हस्त नक्षत्र, आज जितिया का भी दिन, पानी पड़ नहीं रहा, अब संभावना नहीं। खरीफ का जो होना था वो तो होगा ही, रबी के लिए भी मुश्किल। फिर पानी का जल स्तर गिरेगा तो पेयजल का भी संकट पैदा होगा। हालात अच्छे नहीं रहे। उस समय बहुत जगहों पर लोग धैर्य हुए। तो ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य, और आपका कर्तव्य यह है, आपदा है तो ऐसी परिस्थिति में सबको मिलजुल कर इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो उसके लिए पहले से तत्पर रहना। और फिर पर्व त्योहार का समय आ रहा है दूसरा, तो पर्व त्योहार के समय में पिछली बार तो हम निरंतर यात्रा पर थे, तो हमने अपने स्तर पर भी समीक्षा की। कई लोग जो होते हैं असामाजिक तत्व ऐसे मौके का लाभ उठाते हैं, तो पहले से ही सजगता होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्तर पर पूरी नज़र रखी जा रही है, असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जा रही है और मौके का फायदा उठाकर कोई समाज में विद्वेष या तनाव पैदा न करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं और असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर कुछ भी करना चाहे। तो इस स्थिति में जो एक अमन का माहौल है, अमन चैन का माहौल है, इसको बिगाड़ने की कोशिश होगी, तो पूरे तौर पर सतर्कता और सजगता की आवश्यकता होगी। और सूखे तो पर्व त्योहार का हो गया, पर्व त्योहार के बाद जो सूखे का पीरियड है, तो अगली बार जब वर्षा होगी तब तक के लिए निरंतर, तो मैं आगाह इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपके ऊपर काम का प्रेशर और बढ़े। तरह तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है, निर्मित कराई भी जाती है, तो सभी चीज़ों के लिए मानसिक रूप से अभी तैयार है। सरकार तो पूरे तौर पर सजग है, जो भी संभव है हम लोग वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से डिटेल्ड मेमोरेंडम भी भेजा जा रहा है, केंद्र की टीम भी आएगी अक्टूबर के पहले सप्ताह में। हम लोग फसलों को बचाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे और जो भी राहत होगा उसको भी हम लोग पूरा चलाएंगे। किसी भी प्रकार का संकट होगा, चाहे पीने के पानी का संकट होगा, उसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन आपके सामने हमने इसलिए चर्चा की कि सबको सचेत और सजग रहना पड़ेगा और एकजुट होकर
ये सिर्फ नागरिक विभागों से संबंधित महकमे का ही काम नहीं होगा, बल्कि आपदा जो है आती है तो इसका मुकाबला करने में हमारे पुलिस विभाग के लोगों को भी लगता है। और दूसरे संदर्भ में हमने कहा कि जब आपदा आती है तो पहला रिस्पॉन्स तो पुलिस को ही करना पड़ता है। तो आपदा से निपटने में भी सब लोगों की सजगता जरूरी होगी। तो मैंने सोचा कि आज के इस अवसर पर जब पुलिस के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं तो आगे की संभावनाओं के बारे में जो भी आशंकाएं हो सकती हैं उसको मैं प्रकट कर दूं, ताकि अभी से ही इन सब चीज़ों की तैयारी करें। अब डीजी होमगार्ड्स बैठे थे, अब एक तरफ तो सूखा रहेगा तो पानी है नहीं, ह्यूमिडिटी कम है, और फिर इसके जाड़े के बाद जो गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू होगा तो खूब आग लगती, तो पहले से ही फायर ब्रिगेड को ठीक करना पड़ेगा। तो जो भी काम हो वो समय रहते, क्योंकि बड़ी चुनौती है। और अभी देखिए अभी तो कुछ समय दूसरी चीजें तीसरी चीजें की चीजों की चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक समय आएगा 2-3 महीने के बाद ये चर्चा सिर्फ इसी की हो। तो वैसी स्थिति में आपदा की, तो वैसी स्थिति में पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो जो एक छात्र होता है, आप सब तो मेधावी थे तभी तो IPS बन गए या IAS बन गए, तो जो सब दिन पढ़ता है उसको अंतिम समय पर पढ़ना नहीं पड़ता, और जो बाकी समय नहीं पढ़ता उसको अंतिम समय पर पढ़ना पड़ता। तो हम तो उस प्रवृत्ति के हैं कि सब दिन पढ़ो, यानी सब दिन काम करो, ताकि कोई भी चुनौती आए तो उसका मुकाबला करो। तो इसके लिए हम सबको तैयार हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं फिर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और फिर से पुलिस भवन निर्माण निगम को और जो CID अपराध नियंत्रण विभाग है, उसकी शाखा को भी